अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ एक बार फिर आपकी डॉक्टर उमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान हेल्थ स्पेशल के एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने आज बात करेंगे जिस टॉपिक के हवाले से बहुत ही डेलिकेट टॉपिक है। और ये वो टॉपिक है जिस पे बात करने से शाइनेस फील की जाती है और इसकी अवेयरनेस जो है कम होने की वजह से इसके इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी बढ़ जाती हैं। पर्टिकुलरली फीमेल टॉपिक है जिसके हवाले से आज हम बात करेंगे और बहुत ही काबिल डॉक्टर्स हमारे साथ इस सिलसिले में मौजूद हैं। बात करेंगे हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जिसकी बहुत ज़्यादा बढ़ने के रुझानात देखे जाते हैं और देखा गया है कि पाकिस्तान में तकरीबन हर 9 में से या हर 8 में से एक खातून जो है वो इसका शिकार होती नजर आती हैं। हम बात करेंगे इसी हवाले से कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों इतना बढ़ता जाता है और इसके किस वजह से यानी क्या वजूहात हैं या किस तरह से इसका ओरिजिन जो है वो स्टार्ट हुआ या क्यों ये जो है इतनी टेंडेंसी इसकी हो रही है बढ़ने की, क्या कोई खुराक इसमें अमल दखल करती है, क्या चीज़ें हैं जो हम अपना कर इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तारुफ करवाती चलूँ अपने पैनल का जो हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बहुत ही काबिल डॉक्टर फरजाना सबा जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं फीमेल विंग की सीओएच पाकिस्तान की, और उनके साथ हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर ज़हरा अली जो होम्यो एक्सपर्ट हैं और कम्पिटेंट हैं इस हवाले से और इस टॉपिक पे अच्छी ग्रिप रखती हैं। तो आज हम बात करते हैं इसी हवाले से कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है। जी डॉक्टर फरजाना, आपसे सबसे पहले क्वेश्चन है कि ये ब्रेस्ट कैंसर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेस्ट कैंसर असल में कैंसर एक ब्रेस्ट का ट्यूमर है। ये ट्यूमर की शक्ल में जाहिर होता है और वहाँ पर ब्रेस्ट में एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ बढ़ जाती है जिसकी वजह से ये ट्यूमर बनता है। और ब्रेस्ट को ये अक्सर अपनी पूरी लपेट में ले लेता है। अक्सर ये बगलों में अक्जीला तक पहुंच जाता है और अक्सर स्टेजेस में ये दूसरे ऑर्गन्स तक भी चला जाता है। सही, बहुत ही ब्रीफली जो है डॉक्टर साहब ने सिंपल वर्डिंग्स में हमें बताया कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि ब्रेस्ट जो है पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी है और कैंसर के हवाले से आपको बताती चलूँ कि कैंसर वो मोहलिक मर्ज है कि जो जब जड़ पकड़ लेता है तो उसकी रूट्स बनने लगती हैं और वो फिर बढ़ता चला जाता है, स्प्रेड करता जाता है। तो जहां तक ब्रेस्ट कैंसर का सवाल है तो ये अनकंट्रोलेबल किस्म के एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जो बनना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से कैंसर कहीं भी बॉडी में डेवलप कर जाता है। हमने ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से इसलिए बात की क्योंकि इसकी शरह सबसे ज्यादा है। ये कैंसर फीमेल्स में सबसे ज्यादा देखने में आता है, यानी ये दूसरे नंबर पे वो कैंसर है कि जिससे अमवात होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं डॉक्टर ज़हरा के पास। जी डॉक्टर ज़हरा, आप स्लाइड से हमें बताइएगा कि ब्रेस्ट की एनाटमी क्या है। देखें, ब्रेस्ट फैट्स के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं और ये 15 to 20 सेक्शंस पर मुश्तमिल होते हैं जिनको लोब्स कहते हैं। लोब्स एक फ्लावर्स की पेटल्स की तरह डिजाइन होते हैं और लोब्स मैनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स पे डिवाइड होते हैं जिनको लोब्यूल्स कहते हैं। लोब्यूल्स और लोब्स मिलकर एंड्स पर खुलते हैं जिनको बल्ब्स कहते हैं, जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं फीमेल में, जिनको मेमरी ग्लैंड भी कहा जा सकता है। बल्ब्स, लोब्स एंड लोब्यूल्स एक थिन ट्यूब्यूल के जरिए आपस में जुड़े होते हैं जिसको मिल्क डक्ट कहते हैं। ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर इस मिल्क डक्ट में होता है। उसके अलावा ब्रेस्ट में ब्लड वेसल्स भी होती हैं एंड लिम्फ वेसल्स भी होती हैं जो कि लिम्फ्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करती हैं। ब्रेस्ट में मसल्स मौजूद नहीं होते बल्कि अपने नीचे बहुत से मसल्स को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और स्किन कैंसर के बाद सबसे बड़ी ब्रेस्ट जो कैंसर की टाइप है वो ब्रेस्ट कैंसर ही है। सही, बिल्कुल। ये एनाटमी का जिक्र नाज़रीन हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे प्रोग्राम को स्टूडेंट्स भी देखते हैं, जूनियर डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, तो उनकी अवेयरनेस के लिए ये बात बताई गई। तो बात ये है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ब्रेस्ट फीमेल्स में ही नहीं बल्कि मेल्स में भी मौजूद होती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत आपको बताती चलूँ कि फीमेल्स में ही नहीं ब्रेस्ट कैंसर होता बल्कि मेल्स में भी ये हो सकता है। तो नाज़रीन, हम बात का सिलसिला आगे लेके चलते हैं। कैंसर के हवाले से आपसे डॉक्टर साहब बात की हमने कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो, ये मुझे बताइए कि क्या ये डीएनए को भी इफेक्ट करता है, कुछ इस तरह का भी सिलसिला है, क्या ये जेनेटिक है? जी, ये डीएनए को भी इफेक्ट करता है और ये जेनेटिक भी होता है। और इसमें जीन्स जो हमारे खास कर कारफर्मा होते हैं BRCA1 और BRCA2। सही। और ये मौरूसी भी ज्यादातर होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में होता है, जैसे कि माँ को, नानी को, खाला को। तो इस वजह से भी ये ज्यादातर हमारी फैमिली हिस्ट्री के में ज्यादा देखा जाता है। उनके आगे आने वाली जो नस्ल होती है उसमें भी ये डेवलप कर जाता है। यानी कि जीन्स में भी ये मौजूद होता है, यानी कि जेनेटिकली भी ये इफेक्ट करता है और इनहेरिटेंस में ये चलता है। हाँ जी, ठीक है। नाज़रीन, इस बात से एक चीज सामने आती है कि अगर इनहेरिटेंस में किसी को ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम है तो फैमिली में जितने भी लोग हैं उनको चाहिए इस हवाले से अवेयर हों और अपना जो एग्जाम है वो करवाते रहें। तो इस हवाले से मजीद जो है गाइडलाइन भी देते जाएंगे और बात भी करते जाएंगे। डॉक्टर ज़हरा, आप हमें बताइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर जो है
क्या वो होता क्या है, यानी उसमें होना क्या शुरू होता है, क्या चीज़ है जो स्टार्ट होती है कि वो कैंसर की तरफ चली जाती है स्टेज? देखिए हमारे जिस्म का एक निज़ाम है कि रोजाना हजारों सेल्स टूटते हैं, नए सेल्स बनते हैं, डिवाइड होते हैं। कैंसर तब होता है जब डीएनए म्यूटेट कर जाता है। डीएनए के पास एक प्रॉपर हदायत होती हैं जो वो सेल्स को देता है कि कौन से सेल्स ने डिवाइड होना है, कि इन्होंने डेड होना है, कितने नए सेल्स बनने हैं। किसी भी फैक्टर की वजह से डीएनए की जीन्स म्यूटेट कर जाती हैं और उनके पास हदायत गलत चली जाती हैं, जिसके बाइस सेल्स अनकंट्रोलेबल डिवाइड होते हैं, जिसकी बाइस से ट्यूमर बन सकता है। ब्रेस्ट कैंसर में भी ब्रेस्ट के सेल्स अनकंट्रोलेबल डिवाइड होते हैं, जिसकी वजह से उधर ट्यूमर्स आते हैं और वो आसपास के हिस्सों को भी इफेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग इसकी ज्यादातर मिल्क डक्ट्स में होती हैं या लोब्यूल्स में होती हैं, लेकिन अगर इनका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो ये ब्रेस्ट टिश्यूज में फैल सकती हैं और इससे आगे जिस्म के मजीद ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करती है। सही, यानी कि म्यूटेशन का जो अमल होता है और उसमें यह है कि वो चेंज आ जाता है डीएनए में और एबनॉर्मल भी हो जाता है और अनकंट्रोलेबल भी हो जाता है सिलसिला। तो जब ये सिलसिला एबनॉर्मल होता है नाजरीन और अनकंट्रोलेबल हो जाता है, बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं रहता, सेल्स अपनी ग्रोथ उस तरह से नहीं करते कि जैसी होनी चाहिए रूटीन में, तो क्या होता है कि ये कैंसर की तरफ सिलसिला चल पड़ता है। तो जब कैंसर की तरफ सिलसिला चढ़ पड़ता है तो सब हम अभी बात हुई कि लंप बन जाते हैं, ट्यूमर्स हो जाते हैं, समटाइम पता चलता है कि सिस्ट है छोटी सी, और समटाइम ये पेनफुल होती हैं, समटाइम ये विदाउट एनी पेन होती हैं, फीमेल्स आती हैं हमारे पास। तो क्या अगर किसी को कोई दर्द नहीं हो रही और कोई ट्यूमर मौजूद है तो क्या वो भी थ्रेटनिंग हो सकता है, क्या वो भी कैंसर की तरफ जा सकता है? जी, इसमें हम डिवाइड करते हैं दो ट्यूमर्स में। एक तो फेब्रियो एडिनोमा होता है जो कि गिल्टी तो बनती है और उस गिल्टी में पेन भी बहुत शदीद हमारे पास पेशेंट तक शिकायत लेकर आता है कि इसमें पेन भी हो रहा है, लेकिन उस गिल्टी की एक निशानी होती है कि वो स्लिप हो जाती है। सही, उसको हम फाइब्रो एडिनोमा कहते हैं। वो कैंसरस नहीं है, वो कैंसर वाली गिल्टी नहीं है, लेकिन जहां पर फिक्स हो जाए गिल्टी और उस गिल्टी में पेन शुरू में स्टार्ट ना हो, बल्कि जहां जहां उसका साइज बढ़ रहा है वहां वहां उसकी पेन बढ़ती चली जाए, तो उस गिल्टी को हम कैंसर में लेते हैं और उसका फिर टेस्ट वगैरह या तशखीस के लिए उसको भेजा जाता है। सही। अच्छा, अब टेस्ट की बात हुई तो वैसे तो ये बाद में क्वेश्चन किया जाने वाला है, लेकिन चूंकि चल रही है बात, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी को इस तरह का शुबा हो जाता है कि एक गिल्टी है और वो पेन भी कर रही है, या यूं कह लीजिए कि पेन नहीं कर रही तो प्रॉब्लम फील कर रहे हैं या थ्रेटनिंग है, हमें लग रहा है कि ये कैंसर की तरफ जा सकता है, तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं कि जो प्रेफरेबली आप बताएंगे कि ये करवा लेने चाहिए या कि वो यूजफुल हो सकते हैं? सबसे पहले तो हम कहते हैं कि सेल्फ एग्जामिन करें आप। सेकंड नंबर पे जब लेडीज आती हैं और वो 40 से नीचे होती हैं, यानी उनकी एज 40 से नीचे है, तो हम उनको अल्ट्रासाउंड रेफर करते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवा कर आए आप। और दूसरी बात, जब अगर लेडीज आए 40 से ऊपर तो हम उनको मेमोग्राफी का, मोस्टली मेनोपॉजल स्टेज में जो जी उनको फिर हम मेमोग्राफी का कहते हैं। सही। फिर उसके बाद और मजीद टेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि बायोप्सी है, जैसे एमफेन-एसी है, उसमें निडल के जरिए लिक्विड लेकर को टेस्ट किया जाता है। उसके अलावा एमआरआई है, सीटी स्कैन है, ये इस तरह के टेस्ट हम उनको कहते हैं कि आप करवा कर आइए। सही। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया कि कौन से टेस्ट जो हैं वो करवाए जा सकते हैं और कौन सी एज में कौन सा टेस्ट जो है वो जरूरी है। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ, मोस्टली तो जो ये चीज़ डेवलप करती है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आपको बताती चलूँ, 50-60 साल की उम्र के बाद ये चीज़ देखने में ज़्यादातर आती है। लेकिन आजकल जो डाइट का इशू चल रहा है, जिस किस्म के जंक फूड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कम सीन एज में, कम उम्र लड़कियों में भी ये चीज़ देखने में आती है कि ब्रेस्ट कैंसर की तरफ सिलसिला चला जाता है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी डाइट होती हैं जो कि तंग करती हैं और वो ब्रेस्ट कैंसर का सबब बन सकती हैं। तो डाइट के हवाले से डॉक्टर ज़हरा आप कुछ बताएंगी कि कौन सी ऐसी डाइट है जो कि इसकी सबब बन सकती है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स का अप एंड डाउन होना है, यानी हार्मोनल चेंजेस की वजह से। इसमें सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स बंद करनी चाहिए। उसके अलावा जंक फूड, कोई भी ऑयली चीजें जो हमारे हार्मोन्स को बहुत ज्यादा अप एंड डाउन कर सकती हैं। इसमें कॉफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आ सकता है, टोबैको आ सकता है, रेडिएशंस आ सकती हैं जो हमारे हार्मोन्स को बहुत चेंज करती हैं। इनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। 10 में से 8 ब्रेस्ट कैंसर एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं, यानी वो एस्ट्रोजन लेवल्स के इंक्रीज होने की वजह से वकूफ पजीर होता है। इसलिए हार्मोन्स के लेवल्स का खास ख्याल रखना चाहिए। कोई ऐसी मेडिसिन भी यूज नहीं करनी चाहिए जो हार्मोन्स लेवल्स को चेंज करती हैं। जैसे कि मेनोपॉजल में हम मेनोपॉजल थेरेपी लेते हैं जो कि मेनोपॉजल सिम्टम्स को मेंटेन करने के लिए होती है, लेकिन इसके बाइस भी कई दफा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स आपस में मिल जाते हैं, वो अप हो जाते हैं, जो कि कैंसर का बाइस बनते हैं। सही, बिल्कुल सही बात है कि हार्मोन का जो चेंज है वो भी ज्यादा इफेक्टिव होता है इस सिलसिले में कि अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, और यहाँ जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि जो मेल्स होते हैं उनमें भी ऐसा हो सकता है। तो याद रखिए नाज़रीन, अगर एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कि
किसी मेल पर्सन में, तो उसको ब्रेस्ट कैंसर होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ हमने बात की डाइट के हवाले से, तो जो सैचुरेटेड फैट्स है, इसके हवाले से आपको बताती चलूँ कि सैचुरेटेड फैट्स जिस डाइट में ज़्यादा होते हैं, फैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वहाँ पर बेसल ब्रेस्ट जो कैंसर है उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहाँ डाइट के हवाले से जितनी भी ऐसी डाइट होगी कि जिसमें फैट्स ज़्यादा हैं, अगर हम वो खाएंगे तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मज़ीद डेवलप करेगा और वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। चलते हैं अपने हम कंटेस्टेंट की तरफ, अपने डॉक्टर साहिबा की तरफ, डॉक्टर फरजाना की तरफ। तो डॉक्टर साहिबा बताइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर जो है इनहेरिटेंस का आपने बताया कि अमल दखल होता है, तो क्या कोई है सिलसिला कि जो इसको रोका जा सके कि अगर इनहेरिटेंस में है किसी के? इनहेरिटेंस में अगर है आपको, तो आपको ये भी पता चल रहा है कि मेरी हिस्ट्री में आ रहा है ब्रेस्ट कैंसर, तो आप उसकी एहतियात करें। यानी आप ऐसी सबसे पहले तो खुराक ना लें। सबसे पहले तो हम इसको चिकन को सबसे बड़ा फैक्टर समझते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाने का। जहां पर ये ग्रो कर जाते हैं वहां पर ही कैंसर बनने का इम्कान ज्यादा बनता है। उसके अलावा आप सेल्फ एग्जामिन करते रहें और हर साल के हिसाब से अपनी मेमोग्राफी वगैरह करवाते रहें, ताकि आप अलर्ट रहें कि हम कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। यानी एनुअली करवा लेनी चाहिए। और हार्मोन्स पिल से ज्यादातर अवॉइड करें आप, जैसा कि ये बर्थ कंट्रोल पिल्स भी हैं, ये भी इफेक्टिव होती हैं। हाँ जी, बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं वो कैंसर का सबब बन सकती हैं। और इसके अलावा आप माइक्रोवेव ओवन से अवॉइड करें, क्योंकि उसकी रेडिएशन जो है वो आपको अंदर कैंसर डेवलप कर सकती हैं। प्लास्टिक के बर्तनों के बारे में भी जैसे कहा जाता है, प्लास्टिक के बर्तन हार्मोन, तो वाकई इसमें हकीकत मौजूद है। जी, हकीकत इसमें है, प्लास्टिक के बर्तन ना इस्तेमाल किए जाए। नाज़रीन, आपको ये बात बताती चलूँ, एक आम सी बहुत ज्यादा आम फहम बात जो बहुत ज्यादा इस बारे में मशहूर है और कहा जाता है कि जैसे कि स्प्रेज का इस्तेमाल, डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल, ये भी कॉज बनता है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये आपको बताती चलूँ कि जो स्मोकिंग है, अगर स्मोकिंग आप खुद कर रहे हैं तब भी, और अगर स्मोकिंग आपके आसपास की जा रही है तो भी ये ब्रेस्ट कैंसर का सबब बन सकती है। एग्री करती हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, क्योंकि स्मोकिंग में निकोटीन बहुत ज्यादा होता है और निकोटीन हमारे सिर्फ और सिर्फ लंग्स को नहीं बल्कि पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, नोज को भी, थ्रोट को भी, लीवर को भी, लंग्स को भी, किडनीज को भी। इसीलिए अगर आप खुद भी स्मोकिंग नहीं करते तो ऐसे इन्वायरमेंट से अवॉइड करें जहाँ स्मोकिंग हो रही है या किसी और टाइप का नशा हो रहा है, हीरोइन पी जा रही है। ऐसे इन्वायरमेंट से, ऐसी सोसाइटी से अवॉइड करें ताकि आप कैंसर जैसे मर्ज से बच सकें। सही, क्योंकि इस किस्म के केमिकल्स उसमें मौजूद होते हैं। और केमिकल्स की बात आई है तो यहाँ आपको ये भी गाइडलाइन देती चलूँ कि जैसे हेयर स्ट्रेट करने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, या बालों को कलर करने के लिए जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के केमिकल्स का, वो भी ब्रेस्ट कैंसर का सबब बन सकते हैं। यहाँ आपसे क्वेश्चन है डॉक्टर साहिबा कि डॉक्टर सारा, आपसे ही क्वेश्चन है मेरा कि आप बताइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर कहाँ डेवलप करता है? मोस्टली ये कहाँ पर डेवलप करता है? मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करता है ब्रेस्ट के अपर क्वाड्रेंट में। यहाँ कोई भी जख्म बन सकता है। इसके बाद ये सबसे ज्यादा डेवलप करता है मिल्क डक्ट्स में और मिल्क लोब्यूल्स में। इसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ ओरिजिन ज्यादातर डक्ट्स होता है। यहाँ से ये स्प्रेड कर सकते हैं अगर इनको टाइमली इसका एग्जामिनेशन ना किया जाए, इसका ट्रीटमेंट ना दिया जाए, तो ये पूरी ब्रेस्ट पर भी असर कर सकता है और एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट में मेटास्टेसिस के जरिए कन्वर्ट हो सकता है। सही। अच्छा, तो मेटास्टेसिस का आपने जिक्र किया, मेटास्टेसिस है, वैसे आप इसके हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि ट्यूमर जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक बिनाइन ट्यूमर होता है और एक मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। अब बिनाइन ट्यूमर की तरफ आए तो एक वो पैक्ड ट्यूमर है, यानी कि वो पैक्ड है, उसके सेल्स जो हैं वो आगे ग्रो नहीं कर पा रहे या नहीं स्प्रेड हो रहे, और इसको ये ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता, ये एक जगह पर ही रहता है। इसको हम कैंसर में नहीं लेते, यानी ये बिनाइन है, यानी कैंसर नहीं है। और जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है ये एक तरह का ब्रस्ट हुआ हुआ सेल का होता है। इसके जो सेल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फैल रहे होते हैं। इस कंडीशन को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। सही। अच्छा नाज़रीन, डॉक्टर साहबा ने दो ट्यूमर्स का जिक्र किया कि एक बिनाइन होते हैं और एक मेलिग्नेंट होते हैं। तो आपकी आसानी के लिए ये चीज़ बताती चलूँ कि जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो अगर आपकी बॉडी में मौजूद रहता है, आप उसको ट्रीट नहीं करते, तो भी वो बेज़रर होता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन अगर वो मेलिग्नेंट है तो मेलिग्नेंसी जो है वो मेटास्टेसिस की तरफ जाती है और उसमें सेल्स की जो है एबनॉर्मल ग्रोथ भी होने लगती है, अनकंट्रोलेबली वो जो है डेवलप करने लगता है और स्प्रेड करने लगता है, और यूं वो खतरे का बायस होता है। तो ऐसा कुछ अगर आप देखें, अगर आप कोई टेस्ट करवाते हैं और उसमें मेलिग्नेंसी आ गई है तो उसको नोट करें और उसकी तरफ तवज्जो कीजिए, ना ये कि आप शाइनेस की वजह से और इस वजह से कि इस टॉपिक पे क्या बात की जाए तो इसको ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए और सिलसिला वहां पहुंच जाए कि जहां देर हो जाए और इसकी क्योर मुमकिन ना रहे। तो ये वो बातें हैं कि जो आपकी अवेयरनेस के लिए दी जा रही हैं। और अब हम बात करते हैं इस हवाले से, डॉक्टर ज़ारा आप ये बताइएगा कि ब्रेस्ट में जब कोई गिल्टी बन जाती है तो कोई भी गिल्टी कैंसर हो सकती है, कोई भी जो है वो थ्रेटनिंग हो सकती है?
कोई भी गिल्टी कैंसर नहीं हो सकती। जैसे पहले बात हुई है, एक बिनाइन ट्यूमर होता है और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। जो बिनाइन ट्यूमर है, हमारे ब्रेस्ट में किसी भी इंजरी की वजह से भी गिल्टी बन सकती है, लिम्फ नोड्स के। ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बात काटूंगी, लेकिन ये किया है कि जैसे कोई बच्चे हैं वो अपनी मदर के साथ जब खेल रहे होते हैं या कोई चीज है, कोई बॉल खेलते हुए लग गया है या कुछ ऐसा है, तो ऐसे लग जाने वाली जो चोट है वो भी वजह बन सकती है ब्रेस्ट कैंसर का। जी कंटिन्यू कीजिए। जी, लिम्फ नोड्स के इकट्ठे हो जाने की वजह से उधर ट्यूमर बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर ट्यूमर कैंसर का बाइस हो। लेकिन 90% जो ब्रेस्ट में ट्यूमर होते हैं वो कैंसर का ही बाइस होते हैं। बहुत कम है जो बिनाइन ट्यूमर की तरफ रहते हैं, जो कि जिस तरह से बात हुई मदर फीडिंग के दौरान बच्चे का हेड लगने से या किसी भी इंजरी की वजह से हो सकता है। तो ऐसे ट्यूमर्स खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। इसके लिए थोड़ी सी मेडिकेशन भी करें तो ये खत्म हो जाते हैं। ये खतरे का बाइस नहीं बनते, ना ही ये एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होते हैं। बहुत अच्छे तौर पे आपने बयान किया, थैंक यू। नाजरीन, यहाँ वक्त होता है ब्रेक का और हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं। जी तो नाजरीन, ब्रेक के बाद फिर आपके साथ और बात करें हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। यूं तो जो मंथ है वो इसी हवाले से अवेयरनेस चल रही होती है, और अगर आप सुने तो उसमें क्या होता है, आप कहीं फोन कॉल मिलाते हैं तो तब भी आपको इसी किस्म का मैसेज आ रहा होता है और इसी हवाले से अवेयरनेस चल रही होती है। तो वजह यही है क्योंकि बढ़ती हुई जो इसकी शरह है हमारे माशरे में, यही वजह है कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस जो है वो बहुत सारी जगहों पर दी जाती है और आप देखेंगे कि बैनर भी जगह जगह पे लगे होते हैं। तो इसी टॉपिक के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं और मजीद बात करते हैं। तो जानते हैं इस सवाल से कि क्या ये ब्रेस्ट कैंसर जो है सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही है या इसकी कोई टाइप्स भी होती हैं। तो डॉक्टर फरजाना, आप हमें गाइड कीजिए कि इसकी कोई टाइप्स होती हैं, अगर हैं तो क्या टाइप्स हैं। जी, ब्रेस्ट कैंसर की टाइप्स को अगर हम लेते हैं तो इनमें इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव, ये दो टाइप्स मेन हैं। सही। और इन्वेसिव की तरफ तो बहुत सारी हैं। फिर इन्वेसिव की तरफ पहले आई तो इसमें भी दो ब्रांचेज आती हैं, एक डक्टल इन्वेसिव कार्सिनोमा और दूसरा लोब्यूलर इन्वेसिव कार्सिनोमा। और जब दूसरे हम नॉन इन्वेसिव की तरफ जाते हैं, नहीं पहले मैं इन्वेसिव को आपको एक्सप्लेन कर दूं। इन्वेसिव का मतलब होता है ये सराउंडेड में अपने इर्द गिर्द फैलता है, इन्वेजन करता है। हाँ जी, ये फैलता है इधर उधर। और नॉन इन्वेसिव वो कैंसर है जो फैलता नहीं, वो उधर का उधर ही रहता है। सही। और इसमें भी डक्टल इंसिटू कहते हैं इसको, डक्टल कार्सिनोमा इंसिटू और लोब्यूलर कार्सिनोमा इंसिटू। इसके आगे जो टाइप्स चलती हैं वो है पेगट्स कैंसर, डिजीज ऑफ निपल। सही। ये निपल में डेवलप करता है, ये पहले डक्ट्स में आता है, डक्ट से आते होते हुए ये निपल की तरफ आ जाता है और ये निपल की ही एक बीमारी है। सही। और सेकंड पे आते हैं फाइलॉइड ट्यूमर्स, ये कनेक्टिव टिश्यू में डेवलप करते हैं। सही। और तीसरे नंबर पे आएगा एंजियोसार्कोमा। एंजियोसार्कोमा ये ब्लड वेसल्स में होता है ब्रेस्ट की। और सबसे लास्ट में आती है ब्रेस्ट इन्फ्लेमेटरी कैंसर, ये ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है और बेसिकली इस तरह होता है कि ये लिम्फ नोड को ब्लॉक कर देते हैं इसके सेल्स जो होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहां पर रेडनेस आ जाती है, मेस्टाइटिस की सूरत में जो ये फैल जाता है और वहां पे सोर हो जाती है ब्रेस्ट। और उसके अलावा ब्रेस्ट का जो कलर है वो ऑरेंज पील की तरह हो जाता है। सही। डॉक्टर साहबा ने हमें टाइप्स के हवाले से बहुत अच्छे तौर पे गाइड किया। तो कहने का ये मतलब है कि देखिए, जिस तरह से ब्रेस्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उसी तरह से इसकी टाइप्स जो हैं वो डेवलप करती हैं। जैसा कि डॉक्टर साहबा ने बताया, अगर लोब्यूलर कैंसर है तो वो लॉब्स में बनने वाला है, डक्टल है तो वो डक्ट्स में डेवलप करता है। तो इस तरह की जो है ये कुछ फिजियोलॉजी है जिस हवाले से टाइप्स कंसीडर की जाती हैं। तो मजीद आगे चलते हैं। डॉक्टर ज़हरा, आप हमें बताइएगा, जैसा कि हमने बात की कि यूं आम फहम तो सोचा जाता है कि ये फीमेल्स का प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स को ही होता है, लेकिन देखा गया है और रिसर्च में भी देखते हैं और ऑब्जर्वेशन में भी कि ये मेल्स में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या वाकई ही इसमें हकीकत है, क्या ये मेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है? अगर हो जाता है तो क्या वजह होती है? देखिए, ये ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी हो सकती है, लेकिन इसकी परसेंटेज सिर्फ 0.5 से लेकर 1% तक है। जिस तरह पहले बात हुई है, 70% कॉज होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का अप एंड डाउन होना। मेल में एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन बहुत कम होती है, उनमें इनकी प्रोडक्शन इनका कोई रोल नहीं होता, लेकिन किसी भी जेनेटिक वजह से, कोई उनकी डाइट की खराबी की वजह से, किसी और चीज की वजह से उनमें भी एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके बाइस उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। लेकिन इसकी शरह बहुत कम है, ज्यादातर ये फीमेल्स में ही होता है। और इवन नाजरीन, शरह इतनी कम है कि 1000 में से किसी एक मर्द को इसके होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह फीमेल्स में से अगर बात की जाए, चूंकि इसकी शरह ज्यादा है, तो वो 9 में से एक खातून इसका शिकार हो जाती हैं। बात करते हैं आगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बताइएगा कि जब ब्रेस्ट कैंसर किसी को हो जाता है, खुदा ना खास्ता किसी को ये चीज हो जाती है, तो उसमें कौन सी अलामात होती हैं जो सामने आती हैं, कौन सी वो सिम्टम्स होती हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि आया ब्रेस्ट कैंसर है? जी, ब्रेस्ट कैंसर की सबसे मेन अलामत तो कहीं पे गांठ या गिल्टी का बनना है, और दूसरे नंबर पे इसकी अलामत आती है कि निपल में चेंजेस आ रही होती है, वहां से डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसके अलावा ओवरऑल ब्रेस्ट साइज या ब्रेस्ट साइज में भी चेंजेस आती हैं, ये एक ब्रेस्ट छोटी और दूसरी बड़ी इस तरह का हो जाता है, और निपल अंदर की तरफ खिंच जाता है, उसकी स्किन में भी चेंजेस आती हैं और रेडनेस हो जाती है वहां पर, और अक्सर औकात बगल तक भी दर्द महसूस हो रहा होता है। ठीक, रेडिएशंस भी फील होती हैं।
ठीक है, तो इसमें कोई फीवर वगैरह भी इसमें होता है? कुछ पेशेंट्स बताते हैं जी, रेयर कंडीशंस में फीवर भी महसूस होता है, क्योंकि फीवर जो है वो एक आपका रद्द अमल है किसी तकलीफ को वजाहत करने के लिए, इंडिकेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन। जी जी, तो इन्फ्लेमेशन से ही काम स्टार्ट होना शुरू होता है और फिर डेवलप कर जाता है। थैंक यू। और आगे बात करते हैं कि इस दौरान डॉक्टर साहिबा ने कहा कि स्किन चेंजेस आ जाते हैं, तो इसके हवाले से मजीद थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को डॉक्टर ज़हरा आप गाइड कीजिए कि कौन से स्किन में चेंजेस आते हैं, क्या चेंज होता है जो कि पता चल जाता है कि ये कैंसर की तरफ जा रहा है मामला। सबसे पहले तो जब कैंसर स्टार्ट होता है इसके कलर में चेंज आना शुरू हो जाता है, यहाँ ऑरेंज से लेकर रेडिश मेहरून शेड जाती रहती है। सबसे पहले ऑरेंज होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेड और फिर मेहरून। इसके अलावा उस जगह पर छोटे छोटे जख्म बन जाते हैं जिससे पस का इखराज भी हो सकता है। इसके अलावा वहाँ से स्किन सांप के छिलके की तरह उतरना शुरू हो जाती है और बहुत रेयर कंडीशंस में स्किन का कलर ब्लैक हो जाता है। उसके अलावा स्किन उधर से अंदर की तरफ चले जाएगी जिस तरह छोटे छोटे घरे बने हों। उसके अलावा इसके ऊपर बहुत से कट्स आ सकते हैं और जख्म जिस तरह कहते हैं एक नासूर बन जाता है, उस जगह पर नासूर बन जाता है जिससे बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात करें होम्योपैथिक के हवाले से, हम चूंकि होम्योपैथिक को प्रमोशन की जाती है उसकी और हम उसके हवाले से बात करते हैं, तो क्या जब इस तरह का सिलसिला होता है कि जब स्किन में डिस्कलरेशन आना शुरू हो जाता है, तो इस हवाले से हमारी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन जो कारफरमा हो, जो हम इस्तेमाल करवा सकते हो, जो कि उस वक्त काम करती है, कौन सी ऐसी मेडिसिन है? ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन स्किन चेंजेस को तो कवर करती है, लेकिन अगर हमें कंफर्म हो जाए तो कैंसर है, हमें सबसे पहले सर्जरी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सर्जरी के अलावा कैंसरियस सेल्स के रिमूवल के अलावा इसका कोई हल नहीं। लेकिन होम्योपैथी साथ एक कंप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के तौर पर काम करती है जो कि उसके सिम्टम्स को मेंटेन करती है। जैसे अगर स्किन चेंजेस है, ब्लू स्किन हो रही है, हमारे पास नाजा है, लेक्सिस है, इसी तरह अगर ट्रीटमेंट के दौरान उसको एंजाइटी हो रही है, वो स्ट्रेस में जा रही है, इसके लिए इग्निशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, एकोनाइट बहुत अच्छी मेडिसिन है। आपको ट्रीटमेंट की वजह से फीवर हो रहा है, आपको लेजीनेस फील हो रही है, आप डिजीनेस फील कर रहे हैं, उसके लिए जेल्सीमियम है, ब्रायोनिया है, बहुत सी मेडिसिन है। लेकिन वही बात, इसका सर्जरी के अलावा कोई हल नहीं, क्योंकि सर्जरी बेस्ट ऑप्शन है, कैंसरियस सेल्स को रिमूव कर दिया जाए ताकि वो जिस्म के दूसरे हिस्सों को इफेक्ट ना करे। लेकिन एज अ कंप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है, उसके बहुत से सिम्टम्स को मेंटेन करती है और बहुत से पेशेंट्स इसको एज अ पैलिएटिव ट्रीटमेंट लेते हैं और वो कहते हैं कि हमें इससे बहुत सुकून फील होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सर्जरी के हवाले से कहा, वो तो एक हल है, वो तो है ना, लेकिन हम होम्योपैथी के हवाले से बात कर रहे हैं। ये देखा गया है कि सर्जरी के बाद भी ये चीज हो जाती है समटाइम, फिर उसका क्या हाल रह जाता है कि हम सर्जरी भी करवा लेते हैं और वो फिर दोबारा डेवलप हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले बात की है, ये जीन्स में म्यूटेशन की वजह से आती है। होम्योपैथी को हम एज अ प्रिकॉशन भी यूज कर सकते हैं। हमारी एक मेडिसिन है कार्सिनोमा, कार्सिनोसिम, जो कि एक नसोर्स है जो कि कैंसर सेल से ही हम लेकर बनाते हैं। इसको एज हम प्रिवेंटिव मेडिसिन यूज करते हैं। जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री में कैंसर आ रहा है तो हम इसको स्टार्टिंग से ही देना शुरू करते हैं ताकि वो उनके जीन्स को म्यूटेट ना कर सके। ये नसोर है, जैसा कि ये हमारे जिस्म में जाके ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा कि अगर थोड़े बहुत कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होंगे तो ये उसके खिलाफ खुद ही फाइट कर उसको उधर ही खत्म कर देगा। लेकिन इसी तरह अगर बिनाइन ट्यूमर है तो उसमें तो होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। उसमें फ्यूकस है, कोनियम है, कोलेस्ट्रीनम है, बहुत सी मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे हमारा क्वेश्चन है कि मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर इसको ये इस तरह लेते हैं कि जब इसको फोर्थ स्टेज भी कह सकते हैं हम कैंसर की, क्योंकि इसमें कैंसर एक ऑर्गन से निकल के यानी ब्रेस्ट से निकल के दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है और वो ऑर्गन्स यानी कि बोन्स में भी जा सकता है, वो लिवर में जा सकता है, वो ब्रेन में जा सकता है और लंग्स में भी जा सकता है। यानी जितने भी मेजर प्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसको मेटास्टैटिक कंडीशन कहा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए डॉक्टर ज़हरा कि इसकी क्या वजूहात होती हैं ब्रेस्ट कैंसर की कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है? देखिए, बहुत सी रिसर्चेस हुई हैं लेकिन अभी तक कोई एक मेन काज इसके सामने नहीं आई। होती तो ये डीएनए में म्यूटेशन की वजह से है, लेकिन वो म्यूटेशन को कौन सी चीज ट्रिगर करती है अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन दो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि एक वुमेन होना और दूसरा एजिंग का इंक्रीज होना। 45 के बाद ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर को देखा गया है फीमेल्स में। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री एक बहुत बड़ा इसका रिस्क फैक्टर है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में है तो उसको चाहिए वो हर मंथली अपना एग्जामिनेशन करे। उसके अलावा प्रिवेंटिव मेडिसिन लेती जाए, अपनी डाइट का ख्याल रखें और ओबेसिटी इसकी बहुत मेन काज है। देखा गया है कैंसर अक्सर उन खवातीन को होता है जो बहुत ज्यादा ओवरवेट होती हैं। इसलिए अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, हेल्दी डाइट लें, रोज वॉक करें, अपनी शुगर ब्लड प्रेशर का ख्याल रखा जाए और बाहर के अनहाइजेनिक फूड को अवॉइड करें ताकि वो इनसे बच सके। सही। जैसा कि अभी हमने जिक्र किया था कि बेसल ब्रेस्ट कैंसर जो है वो होता ही डाइट की वजह से है कि फैट सैचुरेटेड जो डाइट होती है और उसकी वजह से हो जाता है और ये वजह बनती है। तो ये वजह जो है वो डिपेंड करता है कि ये चीज नहीं है कि किसी एजिंग की वजह से हो रहा है या क्या, वो किसी भी उम्र में हो सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत ही यंग फीमेल्स में भी ये चीज बहुत ज्यादा देखने में आती है।
तो बात करते हैं इस हवाले से कि इसके रिस्क फैक्टर्स के हवाले से आप हमें बताइए डॉक्टर फरजाना कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या वो चीजें हैं कि जो वजह बन जाती हैं, यानी वजूहात तो हैं ही जो हैं, इसके अलावा मजीद कौन सी एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं कि जो और मजीद वजह बन जाते हैं? और मजीद वजह ये बन जाते हैं कि सबसे पहले तो ये फीमेल्स में आजकल जो एक कॉमन चीज दिखने में आ रही है कि लेट मैरिजेस हो रही हैं। मैरिजेस का लेट होना और पहली डिलीवरी लेट होना, यानी बच्चा पहला आपका 30 साल से ऊपर की उम्र में जाके होना, और ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाना, और हार्मोनल पिल्स का इस्तेमाल करना यानी बर्थ कंट्रोल मेडिसिन का इस्तेमाल करना, और बहुत ज्यादा मोटापा होना, और एज आपकी 55 तक हो तो उसमें ये रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इरेगुलर जो मेंस्ट्रुएशन है वो भी क्या कॉज हो सकती है? ये जो है अर्ली मेंस्ट्रुएशन आपका शुरू हो जाना, यानी 9 से 10 साल की उम्र में आपको पीरियड्स का आ जाना, यानी बहुत पहले हो जाना, और डिले मेनोपाज होना, यानी आपका मेनोपाज 55 एज से ऊपर होकर 55 तक चला जाए, तो एक ये रिस्क फैक्टर मेन है आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का। सही। अच्छा, एक चीज बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की गई है और रिसर्च में भी देखी गई नाजरीन, कि जो फीमेल्स ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं अपने बच्चों को तो वो इस चीज से काफी हद तक बची रहती हैं, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते तो उनमें भी इसके चांसेस काफी देखने में आते हैं, और ये भी रिस्क फैक्टर्स में शामिल है। आगे चलते हैं, इस हवाले से बात करते हैं। तो ये बताइए कि क्या ये काबिल इलाज है? जी, ये काबिल इलाज है। जितना भी हो सके लेडीज को चाहिए कि वो अर्ली स्टेज पे ही अपने डॉक्टर के पास जाएं और इसको जितना जल्दी हो सके इसको ट्रीट करवाएं, क्योंकि ये जितनी भी जल्दी स्टेजेस होती हैं, जैसे पहली या दूसरी स्टेज, यहाँ तक हमारी होम्योपैथिक में भी काबिल इलाज है, और इस तरह के केस काबिल इलाज हो भी चुके हैं, जो कि पहली और दूसरी स्टेज तक लेडीज हमारे पास आई, खवातीन आई, और उन्होंने अपनी बीमारी का तस्करा करा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल क्योर हो चुके हैं। और जहाँ पर 3rd और 4th स्टेज का ताल्लुक है, कोशिश हमारी पूरी होती है कि हम 3rd और 4th स्टेज को भी करें, लेकिन वहां पर कंडीशन हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है। सही, लेकिन चांसेस क्योर के तब भी मौजूद होते हैं। नाज़रीन, आपको बताती चलूं 90% चांसेस इसके क्योर के मौजूद होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, अगर ये 4th स्टेज तक नहीं आया, यानी आप अर्ली स्टेजेस में अगर डॉक्टर को रुजू कर लेते हैं, 1st 2nd स्टेज में अगर आ जाते हैं डॉक्टर के पास, तो ये क्योरेबल है, लेकिन उसके बाद इसके चांसेस क्योर के कम से कम होते जाते हैं, और फिर वो लाइफ के साथ जो है चलता है, और ये बड़ी पैथेटिक किस्म की कंडीशन होती है, जो कि एबनॉर्मल यानी कि फिगर आपको देते हैं, और फिर इस तरह से ऐसा होता है कि जैसे कि ब्रेस्ट की मिस्टेक्टमी करवाई जाती है, और जब ब्रेस्ट पूरा जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो जाता है तो उसको रिमूव करवा दिया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा अलमनाक कंडीशन होती है किसी भी फीमेल के लिए। तो इस हद तक जाने से पहले जरूर अपना बहुत सा ख्याल रखा करें और अपनी तरफ तवज्जो करें, और इस टॉपिक के ऊपर गौर करें। यकीनन आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा होगा, और हम इससे मजीद मुफीद बातें करते हैं इस हवाले से और आपकी अवेयरनेस के लिए। तो चलते हैं डॉक्टर ज़हरा के पास। जी डॉक्टर ज़हरा, आप हमें ये बताइएगा कि कौन सी औरतें होती हैं जो ज्यादा शिकार हो जाती हैं इसका? ज्यादा शिकार, जैसे कि पहले बात हुई है, जो जिनकी लेट मैरिजेस होती हैं या जिनको पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि दोनों की मेन वजह हार्मोन्स का अप एंड डाउन होना है, और इस ब्रेस्ट कैंसर की एक मेन वजह हार्मोन्स की होती है। इसके अलावा बात हुई है जो मदर फीडिंग नहीं करवाती, क्योंकि कुदरत का एक निज़ाम है, डिलीवरी के फौरन बाद हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स अपना पूरा तरकाम मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोडक्शन के लिए देते हैं, और जो मदर्स मदर फीड करवाती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिर्फ और सिर्फ मेमोरी ग्लैंड्स पर काम कर रहे होते हैं और जिस्म में कोई और काम नहीं कर रहे होते। और जैसे ही मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती, वो हार्मोन्स जो मिल्क प्रोडक्शन उनकी ज्यादा हो रही होती है, हार्मोन्स लेवल अप हो जाता है, जिससे में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो सकती हैं इन हार्मोन्स की वजह से। उधर मिल्क में जो से केमिकल्स होती हैं उनका ब्लॉकेज हो सकता है, क्लस्टर्स बन सकते हैं, और ये एक बहुत मेन वजह। इसीलिए पैदाइश से लेकर 2 साल तक हर माँ को अपने बच्चे को मदर फीड करवानी चाहिए। ये सिर्फ बच्चे की सेहत के लिए नहीं बल्कि माँ की सेहत के लिए बहुत मफीद है, वो बहुत सी बीमारियों से बच सकती है। सही, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसके हवाले से डॉक्टर ज़हरा ने बात की कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो हर मदर के लिए बहुत ही जरूरी है, ना सिर्फ उसकी अपनी सेहत के लिए बल्कि बच्चों की सेहत के लिए भी जरूरी है। तो यहाँ हम बात करेंगे मजीद आगे, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर फरजाना, आप हमें गाइड कीजिएगा कि ब्रेस्ट कैंसर के कितने मराहिल होते हैं, कौन सी स्टेजेस होती हैं, यानी कितनी स्टेजेस होती हैं? इनको स्टेजेस 5 में लेते हैं, 5 स्टेजेस इसका वो करते हैं हम, क्योंकि इसकी स्टेज स्टार्ट होती है 0 से। 0 स्टेज का मीन ये है कि ल्यूब्यूल्स में कैंसर स्टार्ट हो जाता है, और ये बॉडी के दूसरी पार्ट्स में नहीं जाता, इसमें कोई पेन वगैरह फील भी नहीं होता, और ना ही ये फैल रहा होता है। और इसकी जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज की बात करें तो यहाँ पर ये एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार करता है, और तकरीबन ट्यूमर आपका 1 इंच तक भी हो सकता है, और इसमें जो है ये पेन इसमें भी बहुत कम और ना होने के बराबर होता है, बस ब्रेस्ट में भारी भारी फील होता है। और स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 में ये गिल्टी या ट्यूमर आपका 2 इंच तक देखा जाता है, और ये अभी यहाँ पर फैलाव नहीं शुरू होता, यानी कि स्प्रेड नहीं होता कैंसर यहाँ पर। और स्टेज 3 की बात करें तो ट्यूमर 2 इंच या 2 इंच से ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है,
और फोर्थ में ये स्प्रेड कर जाता है, एक ब्रेस्ट से दूसरी ब्रेस्ट तक चला जाता है। टाइम की कमी की वजह से हम चाहेंगे कि आप मेडिसिन के हवाले से हमें बताइए कि कौन सी मेडिसिन बेनिफिशियल हो सकती है। जी, सबसे पहले जो है किसी भी ट्यूमर में आपने स्क्रफलेरिया नोडोसा मेडिसिन को, बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। उसके अलावा कार्सिनोसन 1M हमारी बहुत जबरदस्त मेडिसिन है, और फिर भी आप अपने डॉक्टर से रुजू करे बगैर ना मेडिसिन खुद से लें, ठीक है। और ब्रायोनिया हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, कोनियम बहुत अच्छी है, इसमें फाइटोलेका बहुत अच्छी है। और जो आप चाहते हैं कि हमारा ब्रेस्ट अगर रिमूव हो गया है या उसमें थोड़ी आपने सर्जरी करवा ली है और आप चाहते हैं कि इसकी जो रूट्स हैं वो आगे ना फैलें, तो इसके लिए हमारी बेहतरीन होम्यो मेडिसिन थोजा और कलकेरिया फ्लोर है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने बताया। डॉक्टर ज़हरा, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे इस सिलसिले में कि आप फीमेल्स के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें? देखिए, फीमेल्स को चाहिए इन मामलात में शर्माए ना, उनको थोड़ी सी भी चेंजेस नजर आ रही हैं वो फौरन अपने डॉक्टर से रजू करें, ताकि वो अपनी और अपनी आने वाली नस्लों से इस मोहलिक बीमारी से निजात दिला सकें। जैसे उनको हो जाती है, ये उनकी फैमिली हिस्ट्री में चला जाता है, और ये सिर्फ उनके लिए नहीं, उनकी आने वाली नस्ल के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। इसलिए जैसे ही कोई चेंज नजर आए अपने डॉक्टर से रजू करें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, ट्रीटमेंट से घबराएं नहीं, और ये क्योरेबल है। कैंसर के डेथ रेट इसलिए भी ज्यादा है कि लोग कैंसर से नहीं मरते बल्कि उसके डर की वजह से मरते हैं। अगर हमें कैंसर डायग्नोज हो गया है तो सब्र रखें, और इस पे ये क्योरेबल है, और अपने आप में इतना करें कि हमने इसको क्योरेबल करना है, इसको डिफीट करना है, और हमने इसमें कामयाब होना है। यानी डरना नहीं, लड़ना है। तो नाजरीन, आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं और किसी नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।